है वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से जितनी भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट्स। सबसे पहले हम फैक्ट्स को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में जितने भी रिलेटेड आज के करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए एज यूजुअल विथ नेशनल करंट अफेयर्स बढ़ते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन का किया लॉन्च। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की लागत से 209 करोड़ रुपए की लागत से पिगरी मिशन को लॉन्च किया गया मेघालय में। इसका टारगेट क्या है? इसका उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए की जो पूर्क वार्षिक आयात होता है। पूर्क क्या होता है? पूर्क होता है सुअर का मांस। इस सुअर का मांस का आयात करने में जो हर साल 150 रुपए की खर्च होता है उसको कम करना और मेघालय को पोर्क यानी सुअर के मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, इसका टारगेट रखा गया है। पिगरी मिशन को मेघालय सरकार ने लॉन्च किया है। अब मेघालय सरकार ने लॉन्च किया तो ये है मैप में मेघालय के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कनरॉड संगमा और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर सत्यपाल मलिक, और राजधानी की बात करें तो मेघालय का राजधानी शिलोंग है। अच्छा, सत्यपाल मलिक को राज्यपाल नियुक्त किया गया। अभी एक हाल ही के करंट में है, पूछा जा सकता है सत्यपाल मलिक को हाल ही में मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। फिर इन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। वहां से जब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बनने के बाद इन्हें गोवा का बनाया गया राज्यपाल गवर्नर। फिर इन्हें गोवा के राज्यपाल से ट्रांसफर करके अब मेघालय का गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया सत्यपाल मलिक को। ठीक है, ये करंट है, आप याद रखेंगे। इतनी बातें मेघालय से याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण। एरो इंडिया 21, एरो AEROINDIA, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में फरवरी के अगले साल के फरवरी में 3 से 7 फरवरी तक। अच्छा, फरवरी की बात है तो मैंने बताया 3 से 7 फरवरी तक ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 21वां का 13वां संस्करण। ठीक है, ये कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन एलहंका में आयोजित किया जाएगा। एलहंका में आयोजित किया जाएगा। अगर एरो इंडिया की बात करें ये क्या है तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो यानी कि वायुसेना का शो या प्रदर्शनी है। इसे प्रदर्शनी कह सकते हैं, विमानन प्रदर्शनी कह सकते हैं आप इसे, जिसे 1996 के बाद 1996 के बाद बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से हर साल आयोजित किया जाता है। इस प्रदर्शनी को आप रक्षा मंत्री द्वारा जो एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उस वेबसाइट है एरो इंडिया .government.in इस वेबसाइट पे जाकर आप इस प्रदर्शनी को 3 से 7 फरवरी 2021 में देख सकते हैं, इतने डेट को। अच्छा, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो ये है मैप में कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मैंने बताया। और इसके प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येद्दुरप्पा हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। अच्छा, कर्नाटक से रिलेटेड करंट अफेयर्स आइए तो कर्नाटक से रिलेटेड करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, कर्नाटक की बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण। कर्नाटक का हुबली शहर भी काफी प्रचलित है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोविड-19 का पहला मरीज हुबली में ही ठीक हुआ था। अच्छा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब श्री सिद्धरूद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया। अभी कल ही के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था। कर्नाटक में ऑनलाइन एक कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और कर्नाटक में 18 जून को इंपॉर्टेंट है, मास्क दिवस मनाया गया। मास्क दिवस हमेशा मैं बताता हूं, मास्क दिवस मनाया गया 18 जून को, मास्क दिवस मनाया गया। वाटर शेड परियोजना कर्नाटक में ही शुरू की गई है अभी हाल ही में, बंजर भूमि में जल को पहुंचाने के लिए वाटर शेड परियोजना। और कर्नाटक में पहला एयर एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की गई थी। एयर अभी परसों ही मैंने बताया था, परसों रोज ही मैं बताया था,
एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक में अभी हाल ही में शुरू की गई थी। तो इतने रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको कर्नाटक से जाननी है और अभी जानना है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में एयर इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी के बीच जो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत रहा 105वें स्थान पर। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 105वां है। पहले 79वें स्थान पे था, 79th स्थान पे था, और अब ये 105th स्थान पर फिसलकर पहुंच गया है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स में 2020 में भारत, ये रिपोर्ट कर्नाटक के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, कर्नाटक के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया और इसमें अब भारत का स्थान 105वां रखा गया है। अगर टॉप की बात करें तो टॉप 5 अभी मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। टॉप की बात करें तो टॉप पे हांगकांग है, हांगकांग, ये आपको लिस्ट दिख रही होगी सामने स्क्रीन पे। फर्स्ट पे हांगकांग है, सेकंड पे सिंगापुर है और थर्ड पे न्यूजीलैंड है। फोर्थ की बात करें तो स्विट्जरलैंड और फिफ्थ की संयुक्त राज्य अमेरिका है। 105वें नंबर पे अपना भारत और 124वें नंबर पे चीन है। टॉप 5 हैं हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। इतने आपको ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स से बातें याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एनजाई ने किया आपस में समझौता। गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एनजाई ने 4.66 बिलियन लोन पर हस्ताक्षर किया है एडीबी और एनजाई ने। और इस लोन से क्या होगा, गुजरात में 200 मेगावाट अल्टरनेटिंग करंट सोलर एनर्जी के थ्रू उत्पन्न किया जाएगा, अच्छा, एडीबी और एनजाई ने समझौता किया है इस लोन के लिए। तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला में है, और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में है। फिलीपींस में इसकी मुख्यालय है। और इसके प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं मतासुगु अस्कवा इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, गुजरात में ये सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो ये है मैप में गुजरात के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अच्छा, गुजरात में हाल ही में, अभी अगर बात करें गुजरात में हाल ही में अंबारे आंगनबाड़ी नामक पहल शुरू की गई थी। अंबारे आंगनबाड़ी नामक पहल गुजरात में शुरू की गई थी। सुजलम सुफलम जल संचय परियोजना गुजरात में ही शुरू की गई थी। और अगर गुजरात की बात करें तो ये पूरे देश में फर्स्ट पे है सोलर रूफटॉप में, और इसी को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट में है सोलर रूफटॉप में, और इसी को आगे बढ़ाते हुए गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए एडीबी और एनजाई ने 4.66 बिलियन का लोन देने का समझौता किया है। अच्छा, अभी गुजरात में गुजरात में पुलिस को टेजर गन दिया गया, और ये गुजरात पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। और टेजर गन क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक शॉट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। इजराइल यूएई शांति समझौते में भूमिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित। इजराइल और यूएई, अभी हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि इजराइल और यूएई में 49 सालों से चल रही दुश्मनी को खत्म किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहम भूमिका से। अभी हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था। और वहां अब मित्रता स्थापित कर दी गई है दोनों देशों के बीच में, और इसी समझौते को में जो डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका है, उसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अब अगले साल के लिए 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ये नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी के सांसद और नाटो सदस्यीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन, नाम आप याद रखेंगे, क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड ने इसको डोनाल्ड ट्रंप के लिए नामित किया है। ये नामित किसके द्वारा किया गया है, क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड, जो कि नॉर्वे प्रोग्रेस पार्टी के संसद हैं और नाटो सदस्यीय सभा के चेयरमैन हैं।
अच्छा, ये क्यों इनको नामित किया गया है ये भी मैंने बताया आपको। इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार अगले साल के नामित किया गया है। अच्छा, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी निगेटिव में 11.5% रहने का जताया है, अनुमान लगाया है। अगर दो करंट अफेयर्स मैं साथ में आपको लेके चलता हूं। मूडीज एक क्या है, रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है मूडीज। और क्रिसिल, CRISIL, क्रिसिल भी एक रेटिंग एजेंसी है। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी निगेटिव में कोरोना वायरस के चलते निगेटिव में 11.5% रहने वाला है। और अगर क्रिसिल की बात करें तो ये भी एक रेटिंग एजेंसी है और इसके अनुसार भारत की जो 2020 और 21 के वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी जो रहने वाली और निगेटिव में 9% रहने वाली। तो आप याद रखेंगे मूडीज के अनुसार निगेटिव में 11.5%, अगर क्रिसिल की बात करें रेटिंग एजेंसी दोनों है उसके अनुसार नेगेटिव में 9% रहने वाली। अच्छा, हालांकि मूडीज ने यह कहा है कि 2021 से 22 के लिए, 2020 से 21 के लिए नहीं, 2021 से 22 के लिए जो भारत की जीडीपी होगी वो पॉजिटिव में 10.6% आगे बढ़ के जाएगी, 10.6% आगे बढ़ के जाएगी। लेकिन 2020 और 21 की अभी की बात करें तो ये भारत की जीडीपी माइनस में 11.5% मूडीज के अनुसार और माइनस में 9% क्रिसिल के अनुसार रहने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयुष्मान खुराना बने यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट और देश में अब ये क्या करेंगे, बच्चे सुधारने की मिली इनको जिम्मेदारी। आयुष्मान खुराना, युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना अब यूनिसेफ, UNISIEF जो चिल्ड्रेंस फेडरेशन है, चिल्ड्रेंस फंड है, उसके सेलिब्रिटी एडवोकेट रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। ये अब क्या करेंगे कि देश के बच्चे के खिलाफ होने वाली हिंसाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे बेसिकली और उन्हें कम करने के लिए काम करेंगे। अच्छा, ये आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना की जैसी ही बात आती है आपके दिमाग में तुरंत टकराना चाहिए कि आयुष्मान खुराना से रिलेटेड अभी करंट अफेयर्स हाल ही में आया था। ऐसे लिंक करके आपको करंट अफेयर्स याद कर रखना है, रोटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था और अब इन्हें यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने 200 बिलियन डॉलर के एम कैप को हिट कर चुका है रिलायंस इंडस्ट्री और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली कंपनी या फर्म बन गई है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर के एम कैप का मतलब क्या होता है, MCAP कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार पूंजीकरण 200 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली रिलायंस इंडस्ट्री भारत की पहली कंपनी बन गई और इसने 10 सितंबर को 200 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है और ऐसी करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। और रिलायंस इंडस्ट्री के ऑनर की बात करें तो अंबानी, ये एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन और देश का 7वें सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। अच्छा, ये बातें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 200 बिलियन डॉलर को बाजार पूंजीकरण को हिट किया है। तो इसके पीछे रहने वाली टाटा कंसिडेंसी जो सर्विस है, TDS, जिसको TDS भी कहते हैं, TDS, इसने 119 बिलियन डॉलर तक के बाजार पूंजीकरण को ही हिट कर पाया है और ये दूसरी भारत की कंपनी है। पहली अगर बात करें तो 200 बिलियन डॉलर को हिट करने वाली रिलायंस कंपनी और दूसरी की बात करें तो 119 बिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण को हिट करने वाली TDS कंपनी, टाटा कंसिडेंसी सर्विस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निधन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिग का निधन हो गया है। ब्रिटिश एक्ट्रेस, ये गेम ऑफ थ्रोन्स क्यों लोकप्रिय है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये गेम ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज आई थी, गेम ऑफ थ्रोन्स, THRONES, थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज आई थी उसमें इन्होंने ओलेना टायरेल की भूमिका निभाई थी और उसके लिए काफी लोकप्रिय है, फेमस है, ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिग और इनका अब निधन हो गया है। ये हैं ब्रिटिश के एक्ट्रेस डायना रिग, अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं ये डायना रिग, इनका निधन हो गया। अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो 1994 में इन्हें टोनी पुरस्कार और 1997 में 3 साल बाद प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, आई रिपीट, 1994 में टोनी पुरस्कार और 1997 में प्राइम टाइम
एमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 1994 में टोनी पुरस्कार और 1997 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हो गया है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल को आप भली भांति जानते होंगे। इनके बेटे जो कि एक म्यूजिक कंपोजर भी रह चुके हैं, आदित्य पौडवाल, उनका अब निधन हो गया है। ये किडनी फेल होने के बाद ये 4 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे और इनका अब मुंबई में मात्र 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, दिवस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सितंबर के, ये 12 सितंबर को ही हर साल नहीं मनाया जाता है, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को सितंबर के सेकेंड सैटरडे को ये हर साल मनाया जाता है। शनिवार को सेकेंड सैटरडे को, दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 12 सितंबर को दूसरा शनिवार है पड़ा, तो इसलिए इसे विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया। ये दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने के प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को, चोटों को कम करता है और जीवन को काफी बचाने में अहम भूमिका निभाता है। जो फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, उसको महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और ये 2000 ईस्वी से लगातार मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये 12 सितंबर को ही मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय डे किस लिए भाई? दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया गया ये 12 सितंबर को। ये क्या होता है? यह दिन दक्षिण क्षेत्रों के देशों के द्वारा हाल ही के वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकास को चिन्हित करने के लिए, काफी ज्यादा विकास किए हैं दक्षिण देशों ने हाल के वर्षों में, उसी को चिन्हित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को। तो इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स फैक्ट्स थी आज 13 सितंबर से, और सबको हमने वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया। अब चेक कीजिए कि आपने कितना ग्रैब किया, कितना कैच किया क्वेश्चन के माध्यम से, और सारे क्वेश्चन को आप प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, हाल ही में विश्व उपचार दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में मैंने बताया है कि विश्व उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में $200 बिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? टाटा, इंफोसिस, रिलायंस। पहली की बात करें तो रिलायंस, दूसरी की बात करें तो टाटा 119 बिलियन डॉलर तक बाजार पूंजीकरण को ही हिट कर पाई है। रिलायंस की बात करें तो 10 सितंबर को इसने $200 बिलियन को हिट करके पहली भारत की कंपनी बन गई है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य में शुरू हुआ? तो अभी मैंने बताया आपको कि ये मेघालय में शुरू किया गया 115 करोड़ के आयात को कम करने के लिए। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, नॉन ऑफ दीज। तो अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में फरवरी 2021 में 3 से 7 फरवरी के बीच ये एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 19वां, 102वां, 105वां, नॉन ऑफ दीज। 79वां से आके फिसल के 105वां आ गया है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। भारत का अब 105वां स्थान है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। टॉप की बात करें तो अभी मैंने बताया हांगकांग है टॉप पे। ओके, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत के जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है -9%, -11.5%, -12.3%, नॉन ऑफ दीज। तो -11.5% मूडीज के अनुसार, और क्रिसिल के अनुसार ये -9% रहने वाला है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, और क्रिसिल के अनुसार -9%। ठीक है, ब्रिटिश के डायना रिग का हाल ही में निधन हुआ, वो संबंधित थी गायिका से संबंधित थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिनेत्री थी? बिल्कुल हाँ, अभिनेत्री थी। डायना रिग अभिनेत्री थी जो गेम ऑफ थ्रोन्स में भूमिका निभाई थी ओलेना टायरेल की। अच्छा ठीक है, ये इतने क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर 13 सितंबर से। अगर वर्ड बाय वर्ड आपको सब कुछ समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऑनेस्टली, और चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।